हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है समास। क्या प्रकरण है? समास। समास एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जो केवल आपकी 10th परीक्षा में ही नहीं आएगा, बल्कि आप आगे चलकर जो कंपटीशन स्तर की परीक्षाएं देंगे वहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने समास शब्द का अर्थ, समास की परिभाषा, समास शब्द की उत्पत्ति आदि तथा के बारे में जाना और द्विगु समास एवं द्वंद्व समास के विषय में जाना। आज हम कर्मधारय समास एवं बहुब्रीहि समास के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं कि समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, संकुचित करना। समास की परिभाषा, समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा कारक चिन्हों या योजक शब्दों को हटाकर जो नया शब्द अस्तित्व में आता है, उस नए संक्षिप्त पद को बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। समस्त पद क्या है या समासिक पद और समास विग्रह क्या है। समस्त पद समास के नियमों से बनाए गए संक्षिप्त पद को ही समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह सामासिक पद या समस्त पद को या संक्षिप्त पद को पुनः योजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का प्रयोग करके पुनः 2 पदों में विभक्त करने को समास विग्रह कहते हैं। तो अब तक हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करते समय और शब्द लगा देते हैं और समास करते समय और शब्द को हटा देते हैं, और इसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं। इनके अलावा भी हम अन्य समुच्चय बोधक शब्दों को भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे तथा व। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं राम और श्याम, ये राम श्याम का विग्रह है, तो राम तथा श्याम भी कर सकते हैं, राम व श्याम भी लिख सकते हैं, राम या श्याम भी लिख सकते हैं। लेकिन केवल हम इतना भी ध्यान रख लें कि विग्रह करते समय और शब्द को लगाते हैं और समास करते समय और शब्द को हटा देते हैं। इसमें सभी विलोम शब्द का संबंध होता है, जैसे रात दिन का विग्रह होता है रात और दिन, रात या दिन भी कर सकते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास का पहला पद पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है और इसका उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी संज्ञा सर्वनाम होता है। इसमें संस्कृत के भी शब्द आ सकते हैं और हिंदी के भी शब्द गिनती के आ सकते हैं। तो अतः हमें कुछ संस्कृत के शब्दों को भी की गिनती का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ संख्यावाची शब्द होते हैं जिनका जो कि दोनों समास के अंतर्गत आते हैं, वे द्विगु समास के अंतर्गत भी आते हैं और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। द्विगु जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह यदि हम लिखते हैं तो वहां पर आपका द्विगु समास होगा। लेकिन इसका एक अन्य पद भी प्रधान है कि 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। तो ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्र होते हैं कि हम जो भी विग्रह करें 10th स्तर पर वही समास में हो सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों को अन्य पद प्रधान होने के कारण हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही रखें तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें यदि दोनों विकल्प दिए होते हैं तब हमें इसे बहुब्रीहि समास को ही टिक करना चाहिए। यदि केवल द्विगु समास दिया तो द्विगु को करेंगे, बहुब्रीहि दिया तो बहुब्रीहि को करेंगे। अब आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, जिसका उत्तर प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह
करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि शब्द आते हैं। तो उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि इसमें देखिए पहला पद विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो या तो इसका पूर्व पद विशेषण होगा या उपमेय और उपमान में से होगा। तो विशेषण में कोई भी रंग देखिए गिनती जो होती है वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाती है, संख्यावाची विशेषण होता है। उसके अलावा अन्य विशेषण जो भी होते हैं वे सभी क्रमधारय समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई भी रंगों में संस्कृत के रंग भी हमें पता होना चाहिए कि रक्तांबर अर्थात अंबर माने वस्त्र, लाल है वस्त्र जो। तो इस प्रकार से नील गगन, नीला गगन या नीला है जो गगन। कर्षण शब्द काला है जो सर। नीला अंबर, नीला है जो अंबर। नीला अंबुज, नीला है जो कमल। रक्तांबर लाल है जो वस्त्र। पील कमल, पीला है जो कमल। इसके अलावा उपमेय उपमान का संबंध होता है चरण कमल, कमल के समान है जो चरण या कमल रूपी चरण इसका भी है। मुख कमल, कमल के समान मुख। कमल नयन, कमल रूपी नेत्र या कमल के समान जो नेत्र। इसके अलावा इसमें भी द्विगु समास के अंतर्गत के समान ही अन्य कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। पीताम्बर, घनश्याम, नीलकंठ, महावीर, चंद्रशेखर, महादेव आदि अनेक शब्द ऐसे हैं जो क्रमधारय और बहुव्रीहि दोनों समासों के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों को हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही याद करें तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आइए बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान न होकर, पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करते समय जिसका या जिसके सर्वनाम शब्द से अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं कि त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। चंद्रचूड़, चंद्र है जो जिसकी चूड़ा पर अर्थात शिव जी। इसके अलावा सा अर्जुन, अर्जुन के साथ। सा पत्नी, पत्नी के साथ। सा भार्या, पत्नी के साथ। सा परिवार, परिवार के साथ। ये शब्द भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। इसके अलावा केशा केशी, बालों को पकड़कर आरंभ होने वाला युद्ध। दंडा दंडी, दंडों के प्रहार से आरंभ होने वाला युद्ध। बहुव्रीहि समास में हमें ऐसे देवी देवताओं के जो पर्यायवाची शब्द हैं, गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी, इन सब के यदि हम पर्यायवाची शब्द याद कर ले तो यही सब पर्यायवाची शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो ये आज का प्रकरण है समास, ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।